दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में बारीकी से कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है विटनेस ऑफ द मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विटनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है गवाह। ऑफ मतलब का और मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी। विटनेस ऑफ द मर्चेंट का मतलब हुआ कि व्यापारी का गवाह। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ मर्चेंट अराइव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अराइव का मतलब होता है आना, किसी जगह पर कहीं आना, और सेकंड फॉर्म है अराइव्ड। इसको आगमन भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ मर्चेंट एक व्यापारी, अराइव्ड आया, इन अ विलेज एक गांव में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अ मर्चेंट अराइव्ड इन अ विलेज, एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया। ही स्टॉप्ड आ फार्मर एंड आस्क्ड द वे टू एन इन। क्या मतलब हुआ? ही स्टॉप्ड अ फार्मर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्टॉप मतलब रोकना, सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड। ही स्टॉप्ड अ फार्मर, उसने एक किसान को रोका। एंड आस्क्ड और पूछा, द वे रास्ता, टू एन इन। दोस्तों INN इनका मतलब होता है सराय या फिर धर्मशाला। अब आप में से शायद कई लोग नहीं जानते होंगे सराय का क्या मतलब होता है। पुराने समय में राजाओं के द्वारा इस तरह के सराय बनाए जाते थे जो कि यात्रियों के लिए होते थे। अक्सर मतलब यदि कोई व्यापारी किसी दूर देश से या फिर दूसरे राज्य से आ रहा है, यात्रा कर रहा है, तो रात को रुकने के लिए इस तरह के सराय बनवाए जाते थे जहाँ पर जो लोग थे वो रुककर आराम वगैरह करते थे। तो उसे कहा जाता है इन, INN। आप इसे नोट कर लीजिए जिसकी हिंदी होती है सराय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही स्टॉप्ड अ फार्मर एंड आस्क्ड द वे टू एन इन। उसने एक किसान को रोका और सराय का रास्ता पूछा। The farmer directed him to an inn and went his way। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डायरेक्ट का अर्थ होता है किसी का निर्देशन करना, किसी को निर्देशित करना। और इसकी सेकंड फॉर्म है वो है डायरेक्टेड। आपने इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा, जो मूवी वगैरह बनाते हैं डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्ट करना, उसको निर्देशित करना। तो ये डायरेक्ट की सेकंड फॉर्म है डायरेक्टेड, मतलब कि निर्देशित किया। द फार्मर डायरेक्टेड हिम, मतलब क्या हुआ कि किसान ने उसको निर्देश दिया। टू एन इन, एक सराय का, एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते पर वो चला गया। और ये गो की सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए। द मर्चेंट चेक्ड इनटू द इन। दोस्तों चेक इनटू का मतलब होता है कि जब हम किसी होटल में या फिर सराय में प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश की प्रक्रिया को चेक इन कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म है चेक्ड इन। तो क्या अर्थ हुआ? द मर्चेंट चेक्ड इनटू द इन, व्यापारी ने सराय में प्रवेश किया। आगे देखिए। ही टाइड हिज हॉर्स इन द स्टेबल एंड वेंट टू स्लीप। क्या मतलब हुआ? ही टाइड हिज हॉर्स इन द स्टेबल।
दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। STABLE, आप इसे नोट कर लीजिए। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पर घोड़े वगैरह को रखा जाता है उसे स्टेबल कहते हैं, इसे नोट कर लीजिए। टाई का मतलब है बांधना, सेकंड फॉर्म में टाइड। ही टाइड, उसने बांध दिया। हिज हॉर्स, अपने घोड़े को। इन द स्टेबल, अस्तबल में। एंड वेंट, चला गया। टू स्लीप, सोने के लिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं जहां आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का अर्थ क्या निकला? ही टाइड हिज हॉर्स इन द स्टेबल एंड वेंट टू स्लीप। उसने अपने घोड़े को अस्तबल में बांध दिया और सोने चला गया। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह को। द मर्चेंट वेंट टू द स्टेबल टू कलेक्ट हिज हॉर्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? COLLECT, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना या फिर कोई चीज़ वापस से पुनः प्राप्त करना, उसे कलेक्ट कहा जाता है। इन द मॉर्निंग, सुबह को। द मर्चेंट वेंट टू द स्टेबल, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। अगली सुबह मतलब कि सुबह को व्यापारी अस्तबल गया। टू कलेक्ट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को लेने के लिए। But the innkeeper refused to let him take the horse and said, "My stable gave birth to this horse." क्या अर्थ हुआ? But the innkeeper refused to let him take the horse and said. और दोस्तों innkeeper का मतलब होता है सराय का रखवाला। ऐसा व्यक्ति जिसको सराय की देखभाल के लिए रखा जाता है उसको innkeeper कहा जाता है। लेकिन जो innkeeper था, रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से मना कर देना, इनकार कर देना, ठुकरा देना। उसने मना कर दिया। टू लेट हिम टेक, उसे ले जाने से। द हॉर्स, घोड़ा ले जाने से। एंड सेड, और कहा, माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। उसने क्या कहा कि मेरे अस्तबल ने इस घोड़े को जन्म दिया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बट द इनकीपर रिफ्यूज टू लेट हिम टेक द हॉर्स एंड सेड, लेकिन सराय के रखवाले ने, या कह सकते हैं इनकीपर ने, उसे घोड़ा ले जाने से मना कर दिया और कहा, माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स, मेरे अस्तबल ने इस घोड़े को जन्म दिया है। इट इज़ माइन, ये मेरा है। दोस्तों ये माई भी लिखा है, माइन लिखा है, तो ये मिसप्रिंट है। माई को आप ना इग्नोर कर दें। इट इज़ माइन का मतलब हुआ कि ये मेरा है। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड टू हियर सच अ लाई। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। LIE, लाई का मतलब होता है झूठ। ये नाउन है, उसके अलावा ये वर्ब भी है, तो और इसको यहाँ पर नाउन के रूप में मतलब कि संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। शॉक्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान हो जाना। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड टू हियर सच अ लाई, हियर मतलब सुनना। व्यापारी इस तरह के झूठ को सुनकर हैरान हो गया। चलिए आगे देखिए। दे स्टार्टेड हैविंग एन आर्गूमेंट। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट नाउन है जिसका मतलब होता है बहस। दे, अच्छा दे का मतलब क्या होता है? जब दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे स्टार्टेड हैविंग एन आर्गूमेंट, क्या अर्थ हुआ कि उनकी एक बहस होने लगी। बोथ ऑफ दैम वेंट टू कोर्ट फॉर जस्टिस। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। JUSTIC, जस्टिस नाउन है जिसका मतलब होता है न्याय या फिर इंसाफ। बोथ ऑफ दैम वेंट टू कोर्ट फॉर जस्टिस, दोनों न्याय के लिए अदालत चले गए। आगे देखिए। फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन, द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस, बट द फार्मर डिड नॉट कम। क्या अर्थ हुआ? फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ मर्चेंट के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो और आइडेंटिफिकेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है पहचान। फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ कि व्यापारी की पहचान के लिए। द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर, व्यापारी ने किसान को बुलाया एज विटनेस, गवाह के तौर पर। बट लेकिन
द फार्मर डिड नॉट कम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट द फार्मर डिड नॉट कम, लेकिन किसान नहीं आया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस। व्यापारी की पहचान के लिए व्यापारी ने किसान को गवाह के रूप में बुलाया। बट द फार्मर डिड नॉट कम, लेकिन किसान नहीं आया। बट एट द फाइनल मोमेंट द फार्मर केम एंड सेड, सर आई एम लेट बिकॉज आई वॉज सोइंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। बट एट द फाइनल मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, बट एट द फाइनल मोमेंट का मतलब हुआ कि लेकिन अंतिम क्षण पर। तो क्या अर्थ हुआ? बट एट द फाइनल मोमेंट, लेकिन अंतिम क्षण में, द फार्मर केम, जो किसान था वो आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म में किसान आया, एंड सेड, और कहा, सर श्रीमान आई एम लेट, मैं लेट हो गया हूँ, मतलब मुझे विलम्ब हो गया, मुझे देरी हो गई है, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज सोइंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जहाँ राहता रहती वाक्य की टेल पर होता है। ऐसे वाक्य में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। SOW, सो का मतलब होता है बोना, बीज बोने के लिए सो लगाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? उसने क्या कहा कि श्रीमान आई एम लेट, मैं लेट हूँ, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज सोइंग, मैं बो रहा था, बॉइल्ड व्हीट। दोस्तों बॉइल्ड का मतलब था उबले हुए गेहूँ बो रहा था, इन माई फील्ड्स, अपने खेतों में। तो पूरी लाइन का मतलब दोस्तों आपको समझ ही आ गया होगा कि अंतिम क्षण में वो जो किसान था वो आया और उसने क्या कहा कि श्रीमान मुझे देरी हो गई है क्योंकि मैं अपने खेतों में उबले हुए गेहूं बो रहा था। चलिए आगे देखिए। द जज लाफ्ड, जो जज साहब थे वो हंसे, लाफ मतलब हंसना, सेकंड फॉर्म में द जज लाफ्ड, जो जज थे वो हंसे। हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बेयर एनी ग्रेन्स, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बेयर का मतलब होता है देना या जन्म देना। तो जो जज साहब थे वो हंसे, उन्होंने क्या कहा कि हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बेयर एनी ग्रेन्स, मतलब कि उबले हुए गेहूं कैसे कोई ग्रेन्स फसल मतलब कि पैदा कर सकते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं सर श्रीमान। इफ़ आ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स देन एनीथिंग इज़ पॉसिबल, सेड द फार्मर। किसान ने क्या कहा कि क्यों नहीं श्रीमान, इफ़ आ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स, यदि एक अस्तबल एक घोड़े को जन्म दे सकता है, देन एनीथिंग इज़ पॉसिबल, फिर कुछ भी संभव है, सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द जज रियलाइज्ड द ट्रुथ, और दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है किसी बात का पता चलना, एहसास होना। सेकंड फॉर्म रियलाइज, जो जज थे उनको एहसास हुआ, द ट्रुथ सच का एहसास हुआ। एंड पनिश्ड द इनकीपर, और उन्होंने इनकीपर को मतलब जो इनका जो रखवाला था उसको उन्होंने दंड दिया। चलिए दोस्तों अब कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए। सम थिंग्स आर इम्पॉसिबल, मतलब जो कुछ चीज़ें हैं जो असंभव होती हैं। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि मैं आपको अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकूँ। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो भी आपका वीडियो के बारे में अनुभव हो वो कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।